नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप तिवारी आज आप सबके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, एक ऐसा एक्ट लेके आया हूँ जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसमें कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हैं, उस एक्ट का आपको जो डिफिनेशन क्लॉज होता है, जो परिभाषा क्लॉज होता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आज हम एविडेंस एक्ट शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि 3 ऐसे एक्ट हैं पुराने, जो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य विधि। इनको रिप्लेसमेंट किया गया है, इनके एवज में नए अधिनियम लाए गए हैं। कुछ सेक्शन सफल किए गए हैं, कुछ सेक्शन ऐड भी किए गए हैं। तो जो नया एक्ट आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको लेकर आज हम आए हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें अलग की गई हैं और कौन सी चीज़ें अलग नहीं की गई हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो क्लॉज 3 था, धारा 3 था, निर्वचन खंड जिसको कहते हैं, उसको इसमें रख दिया गया है। अब इसको हम देखेंगे एक एक करके कि ये क्या होता है। तो पहले हम देखिए इसका नाम क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये पारित कब हुआ? तो ये हुआ 1 जुलाई 2024 पारित ये हुआ है 1 जुलाई 2024 और अधिनियम कहलाएगा ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसको हम पढ़ेंगे, इसके चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है कि भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, यह भारत के कौन से वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया गया था? तो कब किया गया था? 14वें वर्ष द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये जानना बहुत जरूरी है। दिख रहा है सबको अच्छे से? और अब उसके बाद हम आते हैं आगे सेक्शनों में। तो इस अधिनियम का नाम देखिए, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ये प्री का क्वेश्चन बनता है, ये प्री का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पूछा जाता है कि इस अधिनियम का क्या नाम है। तो इस अधिनियम का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ठीक है। यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है को लागू है। अब ये लागू कहाँ है? हमने क्या देखा, ये कौन से भारत गणराज्य में आता है? तो 14वें भारत गणराज्य में आता है। इसका नाम क्या है? तो नाम हमने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अब उसके बाद कहता है कि लागू कहाँ होगा, ये कहाँ लागू होता है। तो इसको हम देखें तो ये लागू होता है, यह न्यायालय के समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई में। किसमें? न्यायालय के समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई में, और जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। पहले जो 2000 जो पुराना एक्ट था वो सेना न्यायालय से भिन्न न्यायालयों पे लागू होता था। याद रखिएगा, न्यायालय न्यायिक कार्रवाई में तो लागू होता था, लेकिन ये सेना न्यायालय से भिन्न न्यायालय में लागू होता था। और ये अब हमारा सीधे सीधे कह रहा है कि सेना न्यायालय में भी ये एविडेंस एक्ट लागू होगा, किंतु ना तो किसी न्यायालय या किसी अधिकारी और ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई को लागू होगा। लेकिन अभी लागू कहाँ होगा? ये कह रहा है ये एविडेंस कि जो मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाई होती है वहां ये लागू नहीं होगा। कहाँ लागू नहीं होगा? कहाँ लागू नहीं होगा? यहां लागू नहीं होगा। लागू कहाँ होगा? तो लागू होगा
सेना न्यायालय में और न्यायालय के समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों में ये लागू होगा, ठीक है ना। और उस तारीख को प्रभावित होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र द्वारा सूचना द्वारा नियत करे। और ये कैसे होगा, तो इसको केंद्र सरकार अपने सूचना द्वारा नियत करेगी। अब देखिए हमने न्यू एक्ट में क्या क्या देखा। पहले हमने देखा कि ये भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित किया गया। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि इस एक्ट का नाम क्या है, तो इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। लेकिन ये लागू कब हुआ है, अगर आपसे पूछे कि यह एक्ट लागू कब हुआ है, तो ये हुआ है 1 जुलाई 2024 लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 को। इस अधिनियम का नाम क्या है, तो जब आपसे ये प्रश्न करे कि इस अधिनियम का नाम क्या है, तो अधिनियम का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू कब हुआ, तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, ठीक है। ये सब प्री के क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि ये और कहाँ लागू होता है, तो ये जो न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाई होती है उसमें लागू होगा, पहला। दूसरा और कहाँ लागू होगा, तो सेना न्यायालय भी उसमें सम्मिलित है। और लेकिन ये ऐसी जगह लागू नहीं होगा। अब आपसे पूछेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है, तो मध्यस्थतम के समक्ष जो कार्रवाई होती है वहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे आते हैं, ये इतना जानना जरूरी था। अब हम आगे आते हैं। अब देखिए यहां से ये शुरू होगा। अब यहाँ पे एक एक शब्द का आपको मतलब बताया जाएगा कि न्यायालय क्या है, उसके साथ साथ न्यायालय क्या है, न्यायालय के साथ साथ फैक्ट क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, रिलेवेंट क्या होता है। अब हम यहाँ सेक्शन 1 प्रारंभिक में पढ़ेंगे। ये कहता है कि इस अधिनियम में, भाग 1 में कहता है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, न्यायालय शब्द के अंतर्गत, अब ये है आपसे पूछा जाएगा न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थम के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राकृतिक सभी व्यक्ति आते हैं। तो याद रखिए न्यायालय के अंतर्गत पूछ रहा है। अगर ये पूछता है कि न्यायालय कौन होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं वो न्यायालय कहलाएंगे, ठीक है। इसको हमको अभी नहीं देखना है, ये शब्द जो है इसको हमको नहीं देखना है। हमारे दिमाग में पहले क्या होना, आपसे कोई पूछे न्यायालय क्या है, तो आप बताएंगे कि ऐसे सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं वो न्यायालय कहलाएंगे, ठीक है। अब न्यायालय के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो आप प्री में क्वेश्चन आ सकता है कौन न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है। पहला आ गया न्यायाधीश, ठीक है, ऑप्शन में। दूसरा आ गया मजिस्ट्रेट, और तीसरा आ गया मध्यस्थ। इनमें से कोई नहीं। अगला, तो अब ये जो न्यायालय नहीं है, तो न्यायालय कौन नहीं है, मध्यस्थ न्यायालय नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन न्यायालय नहीं है, तो न्यायालय मध्यस्थम को छोड़कर बाकी साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति न्यायालय है, ठीक है। तो न्यायालय हम देख रहे हैं, न्यायालय के अंदर हमने देखा कि ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए क्या है, वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है, ऐसा सभी व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कौन नहीं आता है न्यायालय के अंतर्गत, तो इसको छोड़कर, मध्यस्थ को छोड़कर बाकी सारे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, न्यायालय कहलाएंगे। ऐसा मजिस्ट्रेट और न्यायालय जो वैध रूप से प्राधिकृत है वो न्यायालय कहलाएगा। समझ में आया, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। अब आगे देखिए दूसरा जो आता है
अब आता है निश्चायक सबूत क्या है। निश्चायक सबूत के अंतर्गत क्या है, याद रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के क्लॉज ए में न्यायालय को बताया गया है, नए वाले में, पुराने वाले में धारा 3 में बताया गया था और नए वाले में किसे बताया गया है, पुराने वाले में कितना बताया गया था, धारा 3 में। ठीक है, अब देखिए निश्चायक सबूत कहाँ क्या है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा, निश्चायक सबूत किसे कहते हैं। न्यायालय तो आप लोगों ने समझ लिया है, अब देखिए निश्चायक सबूत किसे कहते हैं। जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे न साबित करने के लिए, उस प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, इस शब्द में ध्यान देना जरूरी है, अनुज्ञा नहीं देगा, इसको निश्चायक सबूत माना जाएगा। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई इस अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा फैक्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसा तथ्य है जो निश्चायक घोषित कर दिया गया है। अब वहां पे क्या स्थिति होगी, अगर वहां पे कोई ऐसे तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया है, तब वहां पे न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हो जाने पर अन्य साबित नहीं मानेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एक फैक्ट, जैसे आप आईपीसी में चले जाइए, आईपीसी की धारा 82 में बताया गया था कि 7 वर्ष तक का कोई बालक अगर कोई अपराध करता है, कोई अपराध करता है तो वो दोषी नहीं होगा। अब चूंकि ये सीधे सीधे अधिनियम ही कह रही है, तो अगर अब ये कह रहा है निश्चायक सबूत के अंदर कि मान लीजिए कोई 7 वर्ष का व्यक्ति किसी की हत्या कर दी, ठीक है, मान लीजिए कोई 7 वर्ष का व्यक्ति किसी की हत्या कर दी, तो अब यहां पर किसी भी हालत में भले ही कोई उसका साक्ष्य दे कि हमने देखा है कि यही व्यक्ति इसका हत्या किया है, तब भी न्यायालय इसको नहीं मानेगी, क्योंकि यहाँ पे निश्चायक सबूत ये है कि धारा सीधे सीधे कह रही है कि 7 वर्ष तक का अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तब वो उसके लिए दंड का भागी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर निश्चायक सबूत का मतलब है कि अगर कहीं भी इस अधिनियम में उस तथ्य को साबित मान लिया है, तब उसका कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि ये साबित है और ये निश्चायक सबूत है। ठीक है, अब आगे आइए, हम लोग देखते हैं दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज एक ऐसा कोई विषय से अभिप्रेत है। पहली बात ये जानिए कि जो दस्तावेज होता है वो एक विषय होता है, तो दस्तावेज एक ऐसे विषय से अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, ये एक सब्जेक्ट है, और जिसको किसी पदार्थ में अक्षर द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। ये कह रहा है कि दस्तावेज क्या है, तो कह रहा है दस्तावेज वह कहलाता है कि दस्तावेज जब कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई विषय से अभिप्रेत है और उस विषय में किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा या उनमें से एक साधन द्वारा या एक से अधिक साधन द्वारा अगर उल्लेखित किया गया है, वह दस्तावेज कहलाता है। जैसे आप बहुत सारे इसमें दृष्टांत भी दिए गए हैं,
तो दस्तावेज पहले आप समझ लीजिए, इसमें बहुत चीजें निकाल लीजिए। दस्तावेज एक क्या होता है? दस्तावेज एक विषय है, ठीक है। दस्तावेज एक विषय होता है। इस विषय में क्या होता है? एक पदार्थ होता है, और इस पदार्थ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? या तो अक्षरों द्वारा, या तो अक्षरों द्वारा, या अंकों द्वारा, या अंकों द्वारा, या चिन्हों द्वारा। अगर कोई ऐसा विषय है किसी पदार्थ में, कोई अक्षरों द्वारा या अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा अगर कोई ऐसा अभिलेख है, वह दस्तावेज कहलाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, ठीक है। इसमें कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, हम उस दृष्टांत में चर्चा करेंगे। ये बहुत प्री में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए, लेख दस्तावेज। अब अगर कोई लेख है, ठीक है, लेख क्या है? लेख एक दस्तावेज है। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। अब ये कह रहा है अगर कोई मुद्रा है, मुद्रा मतलब सील जो लगाई जाती है। आपको पता होगा जब आप कोर्ट जाते हैं या कोई स्टाम्पित कराने जाते हैं तो एक सील लगाई जाती है। तो वो जो सील लगाते हैं, तो जिस जगह वो सील लगी हुई है वो भी एक क्या कहलाएगा? दस्तावेज कहलाएगा। और शिला मुद्रित, पत्थर की जो सीलें होती हैं, पत्थर में जो सील लगाई जाती है, वो भी एक दस्तावेज कहलाता है। और फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। अगर किसी, मान लीजिए कोई ऐसा जगह है, अब जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जाते देखते हैं पत्थरों में बहुत लोगों का, पुरानी पुरानी मंदिरों में जाइए तो पत्थरों में उनके बारे में बहुत पता, नाम पता सब लिखा रहता है, इनका कब जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कब ये बना, किसके द्वारा बनवाया गया। तो ये जो पत्थर पे लिखा हुआ है, अब हम वो दीवार को उठा के तो नहीं ला सकते हैं, कोर्ट में हमको साबित करना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी फोटो खींचेंगे। तो उसकी जो फोटो खींची जाएगी वो फोटो भी दस्तावेज कहलाएगा, ये कह रहा है। आप देखिए बहुत बहुत प्राचीन मंदिरों में चले जाइए, वहां आपको बहुत सारी चीजें लिखे मिलेगी। तो क्या आप उस दीवार को उठा के ले जाते हैं? नहीं, हम वहां की फोटो खींचते हैं। तो वो जो फोटो खींची जाएगी वो भी दस्तावेज कहलाएगी, ये बता रहा है। धातुपट्टम शिल्प पर, वही जो हम आपको बता रहे हैं, किसी ऐसे पत्थर पर लिखा है, कोई ऐसे दीवार पे लिखा हुआ है, कोई ऐसे शिल्प पर लिखा हुआ है, तो वो भी एक दस्तावेज है। जैसे आप देखिए बहुत सारे दुकानों में, बहुत सारे दुकानों का प्रचार है, बहुत सारे ऐसी चीजें पत्थर पे लिखी हुई होती है। तो हम क्या उस पत्थर को उठा के ले जाते हैं कोर्ट पे? नहीं, जब साबित करना होता है हम क्या करते हैं? हम उसकी फोटो खींचते हैं, और फोटो खींच के ले जाते हैं। तो ये जो धातुपत्र शिला शिल्प पर उत्कीर्ण लेख, ये भी एक दस्तावेज है। तो 4 प्रकार के दस्तावेज बताया गया है। पहला क्या बताया गया है? लेख दस्तावेज है। दूसरा मुद्रित दस्तावेज है। तीसरा मानचित्र रेखांक दस्तावेज है, जो नक्शा हम देखते हैं। आप देखिए एनडीए के नक्शा जो देखते हैं, रेखांक जो लाइनें खींची रहती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है वो रेखा है, वो भी एक क्या है? दस्तावेज है। और धातुपत्तम शिला एवं उत्कीर्ण, जो पत्थरों पे लिखा रहता है, जो कोई शिला पे लिखा होता है, वो भी एक क्या कहलाता है? दस्तावेज कहलाता है, ठीक है। तो दस्तावेज आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है दस्तावेज? और दस्तावेज है ईमेल, साइबर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन मैसेज, वेबसाइट अवस्थित साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉयस मेल मैसेज दस्तावेज है। अब देखिए ये अमेंडमेंट किया गया है। अभी तक ये जो 6वां पॉइंट है, ये पुराने वाले एविडेंस में जो 1872 का साक्ष्य अधिनियम है उसमें ये नहीं था। अब ये नया इसमें ऐड कर दिया गया है कि अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं, कोई बात लिख के, कह के, या कोई साइबर लॉगिंग करते हैं, या फिर
कंप्यूटर में कोई बात आप ऐड करते हैं, कंप्यूटर में कोई चीज़ आप लिख के रखते हैं, या लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मैसेज करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर में कोई मैसेज करें या स्मार्टफोन पे कोई मैसेज करें या लैपटॉप में आपने कोई अगर मैसेज किया है ईमेल द्वारा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा भंडारक आप मतलब कोई एक आप ऐसी कोई वो बनाए हुए हैं और जिसमें आप क्या कर रहे हैं, वॉइस मेल मैसेज दे रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि आप बोल के भी लोगों को मैसेज भेज देते हैं, तो वॉइस अगर कोई आपका मेल है या कोई मैसेज है, ये सब दस्तावेज कहलाएंगे। मतलब आप जो व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, जो फेसबुक में चैटिंग कर रहे हैं, या फिर जो आप व्हाट्सएप फेसबुक में आप बोल के कुछ चीज़ पहुंचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चाहे वो लैपटॉप के थ्रू आप पहुंचा रहे हो या स्मार्टफोन के थ्रू पहुंचा रहे हो या कंप्यूटर के थ्रू पहुंचा रहे हो या साइबर लॉगिंग के थ्रू पहुंचा रहे हो या ईमेल के थ्रू पहुंचा रहे हो, अगर ये 4 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, साइबर लॉग और ईमेल, अगर ये 4 तरह की बातों को आप इस्तेमाल करके और आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर कोई वॉइस मेल भेज रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई मैसेज भेज रहे हैं या ऐसे कोई भंडारक कोई ऐसे कोई चीज कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें अगर वहां हैं तो वो सब एक दस्तावेज कहलाएंगी। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो समझ में आया, ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि जो हम व्हाट्सएप में फेसबुक में लोगों को मैसेज करके धमकी दे देते हैं या कोई ऐसा वीडियो फोटो वायरल करने की बात करते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि लोगों के अंदर ये डर हो जाए कि अगर हम मोबाइल में या लैपटॉप में कोई ऐसी चीज़ें रखते हैं तो ये भी एक दस्तावेज कहलाएगी। और अगर आप मोबाइल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू किसी को कोई मैसेज भेजते हैं या कोई जानकारी देते हैं और उस कल के लिए अगर उस जानकारी में या उस मैसेज में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आप ऐसे मैसेज और ऐसे रिकॉर्डिंग आप वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं और वो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेज माना गया है। ठीक है, अब आइए अब आता है साबित, वो सॉरी, अब आता है ना साबित। ना साबित किसे कहते हैं? देखिए, ये बहुत चीज़ें इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी गई है। पहले बहुत सीक्वेंस में था, जो पुराना एक्ट था उसमें बहुत सीक्वेंस था, आप एक बार वहाँ से पढ़ते तो आपको तुरंत चीज़ें एकदम याद होती आती। अब ये जो नया एक्ट बनाया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसका इतना इधर उधर कर दिया गया है कि ये कहीं में कहीं उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए और टफ बना दिया गया है, क्योंकि इसका लिखने का सीक्वेंस में लिखा हुआ नहीं है सही तरीके से, तो ऊपर नीचे कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर ये मेरा जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इसीलिए मैं आज केवल और केवल हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। अगली मेरी जो क्लासेस चलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। ये जो बनाया जा रहा है वीडियो ये केवल और केवल हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए ही है, इसलिए इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। अगली क्लासेस जो मेरी रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं किसी बात को लेके हमारा कोई बात और विवाद होता है, तो उसमें या तो वो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं या तो वो साबित होगा या तो ना साबित होगा। तो अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि ना साबित होना कब माना जाएगा और साबित होना कब माना जाएगा, हम इसमें चर्चा करेंगे। ये कह रहा है कि तथ्य के संबंध में ना साबित कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उसे विशिष्ट मामले में या परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। देखिए, अब ये कह रहा है कि हम ना साबित कब मान लेंगे कि कोई भी चीज साबित नहीं हुई, तो ये कह रहा है कि हम ना साबित तब मानेंगे जब न्यायालय के समक्ष जो विषय विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना, और उसके पश्चात न्यायालय यह विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि ऐसे फैक्ट का जो प्रस्तुत किया गया है
उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, पहले इतना समझिए। ये कह रहा है कि हम ना साबित हुआ किसी फैक्ट को तब मान लेंगे जब न्यायालय के समक्ष कोई विषय अगर प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय यह विश्वास कर लेता है कि जो चीज प्रस्तुत की गई है, जो फैक्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पहला, तब ये माना जाएगा कि ये फैक्ट, ये दस्तावेज साबित नहीं हुआ। दूसरा क्या है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे। क्या समझ रहा है? उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे, उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले में, जिस मामले में बात हो रही, या कोई ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति का यह अनुमान है, पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब ये कह रहा है, दो चीजें से बता रहा है ना साबित। पहला बता रहा है कि अगर आप कोई साक्ष्य, कोई फैक्ट आप न्यायालय पे पेश करते हैं और न्यायालय उसको यह विश्वास कर लेता है कि जो आप कोर्ट में दे रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये माना जाएगा कि ना साबित नहीं हुआ। या फिर दूसरा कह रहा है कि जो वो फैक्ट वो पेश किया जा रहा है उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव न्यायालय मान लेता है कि एक नॉर्मल प्रज्ञावान व्यक्ति, मतलब एक समझदार व्यक्ति, या जो उस विषय के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता है, उस व्यक्ति के द्वारा ये मान लिया जाता है कि ऐसे फैक्ट का वह यह अनुमान लगा लेता है, या उस अनुमान में ऐसा वो कार्य करने लगता है कि ऐसे फैक्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये दो चीजें आ जाती हैं तब ये माना जाएगा कि ऐसा फैक्ट, ऐसा दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया है उसका कोई वो ना साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो ना साबित समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़े। अब ना साबित तो हमने देख लिया, अब उसके बाद आता है साक्ष्य। साक्ष्य शब्द क्या है? साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं कथन या कोई सूचना, या जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषय में के संबंध में अपने अब फिर से देखिए, हम साक्ष्य पढ़ रहे हैं। ना साबित आपको समझ में आ गया ना। अब हम साक्ष्य पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है, मतलब साक्ष्य का क्या मतलब, साक्ष्य हम किसे कहेंगे? तो ये बता रहा है कि कोई सूचना या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई हो, ऐसी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई हो, मतलब फोन द्वारा दी गई हो, पहला। दूसरा, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषय पर संबंध में अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन या सूचना मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। अब ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कथन है जो ऐसा सूचना, मतलब ऐसा कथन जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो दी गई है, ये शब्द को जोड़ा गया है, पहले नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, और जिसे न्यायालय अपने जांचाधीन तथ्य के विषय में, मतलब न्यायालय जब ऐसे फैक्ट को जो दी गई है, ऐसी कोई सूचना दी गई है, उसकी जांच करता है, और जांच करते समय जो साक्षी द्वारा दिए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, वह ऐसा कथन या सूचना मौखिक साक्ष्य कहलाता है। मतलब सीधी सी बात ये समझिए एक लाइन में, कि हम साक्ष्य उसे कहते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होता है और न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष
और न्यायालय ये अनुज्ञा देता है कि वह ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करे, ऐसे कथन को वो बोले जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई हो, और वहां पे अगर वो व्यक्ति ऐसा साक्ष्य बोलता है या ऐसा कथन करता है, वह साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। ठीक है ना। अब ये मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। समझ में आई बात, साक्ष्य क्या है? फिर से एक बार हम बता रहे हैं, जिन बच्चों को कम समझ में आया हो वो फिर से एक बार समझ लें। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं कथन या सूचना। पहली बात तो अब ये जानिए कि साक्ष्य के अंतर्गत आता क्या है। तो कथन आता है और सूचना आती है। अब सूचना कैसी होनी चाहिए ये जानिए, कथन कैसा होना चाहिए और सूचना कैसी होनी चाहिए। तो ऐसा कथन या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, बस इतना जानिए। ठीक है, मतलब साक्ष्य के अंतर्गत कोई कथन या सूचना आता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई हो, मतलब चाहे फोन द्वारा दी गई हो। ठीक है, सॉरी, वो साक्ष्य कहलाता है। अब वो दी किसके सामने गई हो, तो ये कह रहा है कि जब ऐसे कथन या सूचना का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, न्यायालय के जांचाधीन के तथ्य के विषय के संबंध में अपने सामने साक्षी द्वारा, मतलब किसके द्वारा, जो ऐसे कथन और सूचना दे रहे हैं, साक्षी द्वारा जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, तब ऐसा कथन या ऐसी सूचना मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। समझ में आई बात? मतलब जब कोई ऐसा साक्षी कोई ऐसी कथन या सूचना करता है इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से, और न्यायालय के जांचाधीन करते समय न्यायालय अपने समक्ष ऐसे साक्षियों से अपेक्षा करता है कि वो ऐसा कथन करें और ऐसी सूचना बताएं, वो जो है सूचना वो साक्ष्य कहलाएगी। ठीक है, चलिए साक्ष्य समझ में आ गया है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है दस्तावेज। मौखिक साक्ष्य आपने देख लिया, अब इसी में देखिए कि दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है। मौखिक साक्ष्य तो आपने देख लिया कि कोई कथन या सूचना है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई हो, और ऐसे न्यायालय के समक्ष न्यायालय ऐसे साक्ष्यों से यह अपेक्षा करे कि वो ऐसे कथन और ऐसी सूचना को व्यक्त करे, बताए, वो उपस्थिति में दे, वो मौखिक साक्ष्य कहलाता है। अब दस्तावेजी साक्ष्य क्या कहलाता है? तो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है दस्तावेज के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए, मतलब ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जा रहा है जिसका न्यायालय निरीक्षण करे, की गई सब दस्तावेजों में जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है, और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है, ये खैर पढ़ने में बहुत तोड़ मरोड़ दिया है। बैरेक्ट का जो सजोया जाता है वो सजोने का ढंग नए बैरेक्ट पे नहीं आया है। पुराना बैरेक्ट जो था वो शब्दों को बहुत बहुत अच्छे तरह से प्रयोगा गया था कि कौन से शब्द को कहाँ रखने से एक सीक्वेंस बनता है। लेकिन फिर भी हम, अब चूंकि हम लोग पुराने एक्ट पढ़े हुए हैं, तो हम आपको उस चीज को सरल शब्दों में बताते हैं कि दस्तावेजी साक्ष्य क्या कहलाता है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जो न्यायालय के निरीक्षण में पेश किया गया है, और उस दस्तावेज के अंतर्गत चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल अभिलेख के रूप में पेश किया गया हो, वो सारे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। बस यही है। जैसे हम कोई दस्तावेज को अगर न्यायालय के सामने पेश करते हैं कि न्यायालय उसकी जांच करे, निरीक्षण करे, और न्यायालय ऐसे दस्तावेज का निरीक्षण करता है, वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो उसमें कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है, वो भी दस्तावेज कहलाएगा। ठीक है, तो दस्तावेजी साक्ष्य समझ में आया कि नहीं आया? मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जितना अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जब तक आप बेहतर तरीके से पढ़ के समझ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको एविडेंस समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब आइए
हमने देख लिया दस्तावेज, मौखिक साक्ष्य भी देख लिया और दस्तावेजी भी साक्ष्य देख लिया। दस्तावेज में कुछ नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण में पेश की गई हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या डिजिटल अभिलेख के रूप में हो, वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। फैक्ट क्या है? तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे एविडेंस में कुछ चीजें बार बार मिलेंगी। फैक्ट, दस्तावेज, साक्ष्य, सुसंगत, साबित, ना साबित, ये बार बार आपको पूरे साक्ष्य अधिनियम में मिलेगी। अगर आप इसको पहला पेज सेक्शन 1 पर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं समझते हैं, तो आप आगे एविडेंस जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसको आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं पहले दिन इसको लेके आया हूं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ताकि जब मैं आगे सेक्शन में आपको पढ़ाऊं और बार बार जब मैं आपको फैक्ट बोलूं या मैं आपको दस्तावेज बोलूं, तो आप, अगर मैंने दस्तावेज बोला है तो आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा दस्तावेज है जो न्यायालय के निरीक्षण में पेश की गई है। हमने अगर मौखिक साक्ष्य बोला है तो आप समझ जाइए कि ऐसा कोई कथन या कोई सूचना है जो कोई साक्षियों द्वारा न्यायालय अपेक्षा करता है कि वहां पे वो व्यक्त करे, ये मौखिक कथन कहलाता है। ठीक है ना? न्यायालय शब्द जब आए तो आप समझ जाइए कोई ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत हो। न्यायालय के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो मध्यस्थम नहीं आता है। ठीक है, इस तरह हमको रटना है, दिमाग में बैठाना है, और रटना नहीं है, समझ के रटना है। ठीक है, अब आइए हम फैक्ट देखते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था, ये वस्तुओं का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम है। बहुत अच्छा, ये सेम लाइन लिखी हुई है जो उसमें थी। ये कह रहा है कि फैक्ट वो कहलाएगा कि अगर कोई वस्तु है या वस्तु की कोई ऐसी अवस्था है या वस्तुओं का संबंध है, और ऐसा संबंध जो है वो कैसे आपको पता चल रहा है? वो आपको इंद्रिय द्वारा बोधगम हो रहा। बोधगम मतलब महसूस, पता करना। अब इंद्रिय कौन सी है? इंद्रिय बोधगम मतलब आप उसको टच करके जैसे ये पेन, ये एक फैक्ट है, इसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, ये हमारी इंद्रियां हैं। जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उन किसी 5 इंद्रिय में से जिस किसी इंद्रिय के द्वारा आपको कोई वस्तु या वस्तु की कोई अवस्था ऐसी दिख जाती है, वो आपको फैक्ट कहलाता है। ठीक है, और दूसरा कहता है कि कोई ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो जाए, वो भी फैक्ट कहलाता है। अब कभी कभी कोई ऐसी दस्तावेज कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाता है जिसको हम अपने दिमाग से, मानसिक भान मतलब अपने दिमाग से कोई चीज मुझे पता चल जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, उस एग्जाम्पल को आप देखिएगा। इसमें बोर्ड में जगह तो नहीं है, लेकिन हम यहां बताते हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे, देखिएगा। देखिए, ये ए है, यही हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, और बी है। अब ये दोनों मित्र हैं, ए और बी, ये किसी जंगल में जाते हैं, वहां पे ये दोनों आपस में पार्टी एंजॉय करते हैं, और फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि बी की डेथ हो गई। ठीक है, अब जब वहां पहुंचा गया तो देखा गया, जब सूचना मिली कि बी की डेथ हो गई है और ए के द्वारा बी को मार दिया गया है, तो जैसे वहां पुलिस पहुंचती है घटना स्थल पे, तो वहां देखती है कि थोड़ी दूर में एक बॉटल पड़ी हुई है एल्कोहल की। क्या पड़ा हुआ है? बॉटल पड़ा हुआ है एल्कोहल की। उसके थोड़ी दूर में देखती है एक कपड़ा है जिसमें कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं, और थोड़ी दूर में आती है तो देखता है कि एक धारदार हथियार भी पड़ा है। अब ये जो हमको पता चल रहा है, कोई मान लीजिए वहां सी पहुंचता है और सी देखता है, तो सी इसको कैसे पता कर रहा है? फैक्ट को इंद्रियों द्वारा पता कर रहा है। कैसे देख रहा है? आंखों से देख रहा है कि वहां दारू की बोतल भी पड़ी हुई है, थोड़ी दूर में एक कपड़ा भी पड़ा हुआ है, और उसके बाद एक धारदार हथियार पड़ा है। तो ई अपने इंद्रियों द्वारा ये समझ जा रहा है कि ए के द्वारा बी की जो हत्या की गई है, तो बी क्या किया है कि पहले उसको दारू पिलाया, एल्कोहल पिलाया, उसके बाद उसको इस धारदार हथियार से मारा, और ये बी का कपड़ा है। तो ये जो उसको इंद्रियों द्वारा पता चल रहा है, यही फैक्ट है। समझ में आई बात? तो तथ्य समझ में आया ना?
तथ्य को दो चीजें याद रखिएगा। आपसे कोई पूछे फैक्ट क्या है तो आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था, ठीक है, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो वो फैक्ट कहलाता है, या फिर कोई ऐसा मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो जाए वो भी फैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्ट के कुछ एग्जाम्पल होंगे, अगर इसमें नए वाले में दिया होगा तो हम उसमें चर्चा करते हैं, नहीं तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया, लेकिन दिया गया है, दृष्टांत है, देखिए हम बात करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्ट क्या है। देखिए यह कि अमुक स्थान में अमुक पदार्थ, अमुक मतलब एक स्थान पे, ठीक है, ये अमुक शब्द जो आ रहा है मतलब किसी स्थान पे, बस ये जानिए, ये किसी स्थान पे। तो ये कह रहा है यह है कि किसी स्थान में किसी पदार्थ मतलब कोई पदार्थ, याद रखिए कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये समझने के लिए है। यह कि अमुक स्थान में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसी जगह कोई चीज रखी हुई है किसी भी स्थान में, वो एक फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, देखिए यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह भी तथ्य है। जैसे मैंने क्या बताया कि आप अपने इंद्रियों द्वारा अगर कोई बात पता करते हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर किसी मनुष्य के द्वारा कोई सुना या कुछ देखा, देखिए या तो ऐसा मनुष्य कुछ ने सुना है या देखा है, ये क्या कहलाएगा, ये भी एक फैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक फैक्ट कहलाएगा। समझ में आई बात। जैसे मैं थोड़ी देर पहले अभी देखा रोड पे दो गाड़ियां आपस में लड़ गई, ये मैंने देखा, ये क्या है, फैक्ट है। सी कहता है कि मैंने अभी अभी देखा कि ए ने बी की हत्या कर दी, ये क्या है, फैक्ट है। तो जो मैं देख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मुझे इंद्रियों द्वारा बोधगम हो रहा है, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो सब क्या कहलाएगा, फैक्ट कहलाएगा। दूसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, वो एक फैक्ट है। अब अगर कोई व्यक्ति कोई शब्द कह रहा है, किसी टॉपिक के बारे में कोई शब्द कह रहा है, वो भी एक क्या है, तथ्य है। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है या अमुक आशय रखता है, या सद्भाव या कपटपूर्ण कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना या भान है, या किसी विशिष्ट समय था, एक तथ्य है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए राय शब्द को मैं बताऊं, ए जो है बी के प्रति अच्छी राय रखता है, ए जो है बी के प्रति अच्छी राय रखता है, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। लेकिन सी बी के प्रति अच्छी राय नहीं रखता, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो हम अगर किसी के प्रति कोई अच्छी राय रखते हैं, या उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, या उसके साथ कोई कपटपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये सारे एक फैक्ट कहलाते हैं। आई होप आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा कि फैक्ट क्या है। ये आपको दृष्टांत देना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि फैक्ट आप क्या है, तो आप बताएंगे कि फैक्ट जो है वो फैक्ट से अभिप्रेत कोई इसके अंतर्गत एक वस्तु है, और वस्तु के साथ साथ ऐसी कोई वस्तु की अवस्था या जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, वो फैक्ट कहलाता है। वस्तु या वस्तु की अवस्था जो ऐसे वस्तुओं के संबंध में जो इंद्रिय द्वारा बोधगम हो, वो फैक्ट कहलाता है। या कोई मानसिक या मानसिक भान, वो भी फैक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आपको वेरेट की लाइन बताना है, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई वस्तु या वस्तु की कोई अवस्था है, वो फैक्ट है, लेकिन उस अवस्था को मैं इंद्रियों द्वारा बोधगम कर पा रहा हूं, वो फैक्ट है। या कोई ऐसी मानसिक दशा है जिसका मुझे भान हो रहा है, वो भी फैक्ट है। तो फैक्ट समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने दृष्टांत देख लिया है, दृष्टांत भी हमने आपको बता दिया है इसमें। अब उसके बाद हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जो हम पहुंचते हैं कोर्ट। फैक्ट एंड इशू, विवादित तथ्य किसे कहते हैं, फैक्ट एंड इशू क्या होता है। देखिए
फैक्ट होना पर्याप्त नहीं है। जब तक कॉज ऑफ एक्शन, जब तक फैक्ट विवादित नहीं होगा, तब तक आप कोर्ट जाने का आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, कोई नहीं जाएगा। मैं कोई चीज देख रहा हूं, इसमें कोई विवाद नहीं है, तो ये फैक्ट तो है लेकिन विवादित नहीं है। जैसे हमने कहा ये पेन मेरा है, अगर आप में से किसी ने इसका विरोध नहीं किया और मैंने ये पे आप सब मौन रह गए, तो ये फैक्ट तो है लेकिन विवादित नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि नहीं ये पेन मेरा है, और आप में से कोई उठ के कहता है कि नहीं सर ये पेन मेरा है, अब यहां क्या हुआ, आप में और मेरे में इस पेन को लेके विवाद उत्पन्न हो गया है। तब हम कहां जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। तो अब देखिए विवादत तत्व होता क्या है, ये तो मैं साधारण शब्दों में आपको बता दिया। अब देखिए कि विवादत तत्व होता क्या है, किसको हम कह सकते हैं कि ये विवादित है। आइए देखते हैं। ये कहता है कि विवादत तत्व से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तत्व जिसे अकेले ही से या अन्य तत्वों के संसर्ग से। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट है, कोई भी ऐसा फैक्ट है जो क्या है, जो अकेले या कोई अन्य तत्व से जुड़ा हुआ है। संसर्ग यानी जुड़ा होना, संपर्क में होना, ठीक है। संसर्ग लिखा है ना, इसका मतलब या तो वो अकेले कोई ऐसा फैक्ट या कोई दूसरे फैक्ट से वो इस तरह जुड़ा हुआ है। जैसे हमने आपको बताया था, इसके पीछे हमने बताया कि ए ने बी की हत्या की और वहां पाया गया कि वहां कुछ अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई थी, थोड़ी दूर में खून से लथपथ कपड़े पड़े हुए थे और थोड़ी दूर में धार कोई चाकू या कोई हथियार पड़ा हुआ था। तो अब यहां पर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है, दारू पीना, धारदार हथियार पड़ा होना और उस व्यक्ति का मृतक होना और उसके कपड़े पड़ा होना। अब ये एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है। तो यही कह रहा है कि चाहे तो वो फैक्ट अकेले हो या अकेले नहीं हो, तो किसी तथ्यों के साथ वो संसर्ग हो, मतलब जुड़ा हुआ हो। और इन तथ्यों को क्या करता है, मैन अब जानना है। ऐसे तथ्यों का किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जिसका किसी वाद या कार्रवाई में क्या करता है, जिसका किसी वाद या कार्रवाई में, जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रत्याख्यान करता है या प्रत्याख्यान करता है। मतलब या तो उसको स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। और किसके बारे में अस्वीकार करता है, उसके अस्तित्व या अनास्तित्व के, प्राकृतिकी या विस्तार के बारे में या उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई ऐसा स्वीकार या अस्वीकार करता है, तब ये कहा जाएगा कि ऐसा फैक्ट जो है वो विवादित फैक्ट। ठीक है, समझ में आया। अब हम सरल शब्दों में समझते हैं कि विवादित क्या होता है, फैक्ट क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या कहलाता है। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा तथ्य चाहे अकेले हो या ऐसा कोई तथ्य किसी दूसरे तथ्य से संसर्ग हो, मतलब जुड़ा हुआ हो, और ऐसे फैक्ट के बारे में उसके अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, प्रत्याख्यान करे या प्रत्याख्यान करे, किसके बारे में, उसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में, तब ये माना जाएगा कि ऐसा फैक्ट जो है वो विवादित फैक्ट। समझ में आई बात। और सरल शब्दों में बताऊं, अच्छा नहीं आई, चलिए फिर एक बार देखिए। मैंने आपको फैक्ट बताया, फैक्ट आपको समझ में आया। तो फैक्ट कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था होती है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम होती है, वो फैक्ट कहलाती है। ठीक है, फैक्ट हम समझ गए ना, हमने बताया किसी ने देखा, किसी ने सुना, किसी ने कहा, ये सब क्या है, फैक्ट है। लेकिन अब उसी वही फैक्ट विवादित कब होगा, तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक फैक्ट, मतलब ए बी कोई हत्या करता है और वहां पर 3 चीजें मिलती हैं, 1 2 3,
लेकिन उन तीनों का मिलना एक दूसरे से कनेक्टिविटी बता रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहीं पे देखिए, एक फैक्ट मतलब चाहे एक फैक्ट हो या एक से अधिक फैक्ट मतलब दूसरा फैक्ट भी क्या करता हो, ऐसे किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का, मतलब ये पेन में मेरा राइट्स है, ये इस अधिकार का मैं एक्सेप्ट या डिनाई कर रहा हूं, या मेरा बी के प्रति एक कर्तव्य है उसको मैं करने से मना कर रहा हूं, या मैं उसको करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं, या मेरी योग्यता ऐसी है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं या डिनाई कर रहा हूं। अब जहां पर ऐसे तथ्य को लेकर उसके अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता को लेकर किसी भी प्रकार से अगर ये होता है, कोई एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है, वहां पर अब ऐसा फैक्ट, जो वो फैक्ट होगा वो एक दूसरे के प्रति क्या होगा, विवादित होगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए इसके अब हम दृष्टांत और स्पष्टीकरण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्पष्टीकरण देखिए, जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रविध विधि के उपबंधों के अधीन अवलिखित करता है, तब ऐसा विवादक के उत्तर में जिस तथ्य को प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य कहलाता है। मतलब कुल मिला के है कि जब वादी कोई वाद प्रस्तुत करता है और उस वाद प्रस्तुत करने के बाद जो प्रतिवादी होता है उस प्रस्तुत वाद का जो उत्तरवाद प्रस्तुत करता है, वही जिन जिन फैक्ट को, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में किसी जमीन को लेके कोई विवाद है। अब ए ने क्या किया कि कोर्ट में एक वाद प्रस्तुत किया। वाद प्रस्तुत किया तो वाद में उसने पॉइंट बनाया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। मान लीजिए 3 उसने वाद प्रस्तुत करते समय 3 बातें उसने वाद में मेंशन की। अब ये वाद पत्र की जब सम्मन गया बी के पास, जो प्रतिवादी है, क्या है, जो प्रतिवादी है बी, अब इसके पास जब सम्मन गया तो बी ने क्या किया कि एक जो उसकी बात पहले नंबर की थी इसको स्वीकार कर लिया और दूसरी और तीसरी बात को वो डिनाई कर दिया। तो अब जैसे ही वो किसी फैक्ट का स्वीकारा या किसी फैक्ट के डिनाई किया, अब ये जो फैक्ट है ये क्या हो गया, ये विवादित हो गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, फैक्ट एंड इशू। बस यही है मैन जो आपको समझना है। जैसे ही प्रतिवादी ने वादी के वाद पत्र के लिखी हुई बातों में से किसी वाद के अधिकार का स्वीकार किया या किसी वाद के दायित्व को मना किया, अब वही जो मना कर रहा है या जो स्वीकार कर रहा है उसी को हम कहेंगे कि अब ये जो फैक्ट है ये विवादित हो गया है, अब ये कोर्ट में जाएगा। समझ में आई बात ना। चलिए अब इसका दृष्टांत देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यह कि का हत्या का अभियुक्त है। अब जो का है उसके ऊपर हत्या का आरोप है, ठीक है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। अब देखिए जब का हत्या का आरोप है तो उसके विचारण करते समय कौन कौन से फैक्ट विवादित हो सकते हैं, इसको देखिए आप समझ जाएंगे। यह कि का ने खा के मृत्यु कारित की, बहुत सही, विवादित होना भी चाहिए। अब पहला प्रश्न तो यही उठेगा, जब वहां पे क्या उपस्थित होगा कोर्ट में, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा जो माननीय न्यायालय द्वारा पूछा जाएगा कि क्या तुमने खा की हत्या की, पहला विवादित प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे वो अगर स्वीकार करता है कि हाँ मैंने हत्या की, या डिनाई करे, दोनों काम कर सकता है। आपने ऊपर पढ़ा है विवादक तत्व में कि या तो ऐसे अधिकार या दायित्व को स्वीकार करता है या ऐसे अधिकार या दायित्व को डिनाई करता है। तो अब मान लीजिए कोर्ट पूछता है, मान लीजिए ए को पकड़कर पुलिस ले जाती है और बताती है कि सर इसने बी की हत्या की, चालान पेश करती है। अब वहां पे माननीय कोर्ट के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है विचारण करते समय कि क्या तुमने सच में बी की हत्या की। अब अगर वहां पे ए स्वीकार करता है तो भी विवादित है और डिनाई करता है तो भी विवादित है। अब यहां पर मामला कोर्ट पहुंच गया है, ठीक है ना। और दूसरा क्या प्रश्न बनता है, यह कि
का आशय खा के मृत्यु कारित करने का था। अब यहाँ पे इंटेंशन बता रहा है कि क्या, अब पूछेगा क्या तुम्हारा आशय था बी को मारने का। अब यहाँ पे ये भी विवादित प्रश्न है, चाहे वो स्वीकार करे या डिनाई करे। तीसरा यह कि का को खा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया। अब यहाँ पर इसके अपराध को बदलने के लिए, अपराध की प्रकृति को बदलने के लिए, क्योंकि अगर गंभीर और अचानक प्रकोपन खा के द्वारा दिया गया होगा, तब यहाँ पर का को जो है 302 का नष्ट करके आपराधिक मानववध 299 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। तो अब ये भी विवादित है, उनसे पूछा जाएगा कि आपने तब तो हत्या नहीं की जब आपको बी के द्वारा कोई प्रकोपन या अचानक कोई ऐसी गंभीर प्रकोपन दी हो जिससे आप हत्या कर दिए हो। और यह कि का की मृत्यु कारित करते समय, कार्य करते समय का जो है विकृचित के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि का जो है बी, जो ए है बी की हत्या की है वो पागल तो नहीं है, क्योंकि अगर पागल होगा तो उसको जो आईपीसी में, जो भारतीय न्याय संहिता में, जो भारतीय दंड संहिता में साधारण स्पष्टीकरण बताया गया, जर्नल इंस्पेक्शन जो बताया गया है, उसमें उसको छूट मिल जाएगी। तो अब ये सारी चीजें जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, ये जो 6 चीजें बताई गई हैं, ये सब विवादित है। अब चाहे वहां पर का उसके अधिकार को स्वीकार करे या डिनाई करे। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए, बहुत सही, वेरी गुड, आप बहुत जल्दी समझ जा रहे हैं। अब आइए, चलिए अब आता है उपधारणा, प्रिज्यूम क्या कहलाता है। देखिए, उपधारणा कर सकेगा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मानेगा, और यदि और जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अब यहां पर क्या कह रहा हूं, उपधारण कब ये न्यायालय किसी की उपधारणा कर सकता है, ये कह रहा है कि न्यायालय किसी भी फैक्ट के बारे में तब उपधारणा कर सकता है जब अगर इस अधिनियम द्वारा किसी भी तथ्य को उपधारणा कर सकने का न्यायालय में या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। अगर कहीं भी इस अधिनियम में किसी भी तथ्य को ये लिखा गया है कि न्यायालय ऐसी तथ्य की उपधारणा करेगा, कर सकेगा, वहां न्यायालय ऐसी उपधारणा मानेगा। लेकिन ऐसे उपधारणा को साबित करने के लिए जब तक उसको वो साबित नहीं कर देता है तब तक न्यायालय ऐसे उपधारणा को मानेगा और ऐसे उपधारणा को साबित करने के लिए ऐसे सबूत मांग सकेगा। जैसे सीधी सी बात ये जानिए, मैं बता दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे ए और बी ये दोनों लिविंग रहते हैं। अब अगर बी ए के विरुद्ध कोई आरोप लगाती है, एलिगेशन लगाती है, और एलिगेशन ये लगाती है कि ए के द्वारा मेरे साथ रेप किया गया है, अब यहां पर न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, वहां सीधे सीधे लिखा है कि उपधारणा करेगा, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को मान लेगा, ऐसे तथ्य को मान लेगा। कब तक? जब तक कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसको ना साबित नहीं कर देता है। जब तक जो ए है ऐसे फैक्ट को ना साबित ना कर दे तब तक न्यायालय उसको मान के चलेगी, और उसको ना साबित करने के लिए न्यायालय ऐसे व्यक्ति से सबूत की मांग कर सकती है। यही माना जाएगा उपधारणा। समझ में आई बात ना? चलिए अब हम आते हैं साबित नहीं हुआ से क्या तात्पर्य है। साबित नहीं हुआ से क्या तात्पर्य है, तो कह रहा है साबित नहीं हुआ, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो ना साबित किया गया हो और ना ही ना साबित हुआ हो। कुल मिला के इसका जो मतलब है बस ये जानिए कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको हमने कोर्ट में पेश ही नहीं किया,
तब ये माना जाएगा कि ऐसा फैक्ट साबित नहीं हुआ। भाई जब मैंने उसको साबित ही नहीं किया तो ये माना जाएगा कि ऐसा फैक्ट साबित नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगला एक और है, साबित हुआ किसे कहेंगे हम। तो कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व को इतना अधिक संभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले या परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति के अनुमान पर कार्य करना चाहिए। वही इससे पहले हमने पढ़ा था साबित नहीं हुआ और साबित हुआ, दोनों में कितना बहुत माइनर अंतर है। बस याद रखिएगा कि वहां पर न्यायालय उस तथ्य के बारे में विश्वास नहीं कर रही थी और यहाँ पर वो ऐसे तथ्य के बारे में विश्वास कर रही है। वहां पर जो प्रज्ञावान व्यक्ति था वो ऐसे उससे इस विशिष्ट मामले में ऐसे परिस्थितियों को वो क्या अनुमान लगाता था कि ऐसा तथ्य का अस्तित्व नहीं है और यहाँ पर वही व्यक्ति ऐसे तथ्य का अस्तित्व मान रहा है। तो अगर नहीं शब्द आ रहा है, ऐसे अस्तित्व को नहीं मान रहा है और न्यायालय ऐसे अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं कर रहा है, तब हम मानेंगे कि उस फैक्ट को साबित नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही न्यायालय ऐसे फैक्ट को मान लेता है और ऐसा प्रज्ञावान व्यक्ति उसके अस्तित्व को स्वीकार लेता है, वैसे ही हम मानेंगे कि यह साबित हो चुका है। बस दोनों में बहुत माइनर अंतर है, दोनों सेम है, एक शब्द नहीं है, बस नहीं और हाँ का फर्क है। तो ये आप वहां मैं समझा दिया हूं, आप यहां समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं आगे। सुसंगत, मैंने कहा था ना कि बार बार एक शब्द आएगा आपके पास, सुसंगत। अब ये सुसंगत क्या होता है, रिलेवेंट क्या कहलाता है, इसको देखिए। सुसंगत क्या है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्य की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह एक तथ्य दूसरे तथ्य से सशक्त हो। बस इतना ध्यान में रखिए। सुसंगत तथ्य किसे कहते हैं? जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ होता है तब ऐसे तथ्य को हम रिलेवेंट कहते हैं, सुसंगति कहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि उस बॉडी के पास ये बी की बॉडी है, यहां पर एक बॉटल अल्कोहल की मिली, दूसरा कपड़ा मिला और तीसरा नुकीला हथियार मिला। ये तीनों फैक्ट एक दूसरे से रिलेवेंट है। बॉडी का मिलना, पास में अल्कोहल की बोतल मिलना, खून से लथपथ कपड़े मिलना और थोड़ी दूर में धारदार हथियार मिलना, ये तीनों फैक्ट जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसीलिए ये क्या है, एक दूसरे के लिए रिलेवेंट हैं। तो सुसंगत समझ में आया ना। जब कोई ऐसा तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार सशक्त हो, जुड़ा हुआ हो, उसी को हम कहते हैं सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट। ठीक है, तो रिलेवेंट में कुछ ऐसा खास नहीं है समझने लायक जो आप समझ ना पाए। चलिए अब हम अगला देखते हैं जो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। आपने वहां पे पढ़ा था उपधारणा कर सकेगा। अब यहां पर इससे पहले हमने पढ़ा उपधारणा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा उपधारणा कर सकेगा, अब उपधारणा करेगा। अब यहां पर न्यायालय की मैंडेटरी है कि न्यायालय इस बात को मानेगा। तो कौन सी तथ्य को मानेगा? जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और यदि वह जब तक कि वह साबित नहीं किया गया। अब अगर मान लीजिए कहीं पर न्यायालय ने ये कुछ कोर्ट इस एक्ट में लिख दिया गया कि न्यायालय इस बात को माने, वहां पर न्यायालय उसको तब तक माने रखेगा जब तक ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसको साबित या ना साबित नहीं कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा क्लॉज है जो नथिंग है। इस प्रयुक्त शब्दों और पदों को जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 में, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 में परिभाषित है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उस उक्त अधिनियम में संहिता में है। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई इस साक्ष्य अधिनियम में बात नहीं है, तो अगर इनमें से किसी भी अधिनियम में अगर वो शब्द कोई दूसरा उल्लेख है तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो उस एक्ट में बताया गया है। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं फटाफट कि हमने अभी पढ़ा क्या क्या है।
ठीक है ना, जो हमको याद रहे। हमने देखा, फटाफट हम बता रहे हैं, आप देखते जाएंगे वन लाइनर में, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से चला जाए। हमने देखा कि ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये 14वें वर्ष पे आया, पहली बात। उसके बाद क्या देखा हमने, इसका नाम क्या है, तो इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। उसके बाद ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाई पे लागू होता है, और सेना न्यायालय भी इसमें आती है। लेकिन ये लागू कहाँ नहीं होता, तो ये ऐसे मध्यस्थम के कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। चलिए अब आगे आइए, न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो न्यायालय शब्द के अंदर हमने आपको क्या बताया, फटाफट रिवीजन करिए, जल्दी फटाफट खोलिए। न्यायालय शब्द के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसा कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, वो न्यायालय कहलाएगा। लेकिन इसमें मध्यस्थम इसमें भी नहीं आएगा। निश्चायक सबूत हमने वही जो हमने बताया था, हमने वहां पढ़ा, तो निश्चायक सबूत के अंतर्गत क्या है, जब तक कि कोई ऐसा सख्त साबित नहीं किया जाता है या वो साबित करने के लिए कोई साक्ष्य मांग रहा है, यहां पे वो अनुज्ञा नहीं देगा। दस्तावेज क्या है, तो हमने आपको बताया दस्तावेज एक विषय होता है, और उस विषय में एक पदार्थ होता है, किसी पदार्थ के द्वारा अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा कोई चीज अलग उल्लेख की जाती है, वह एक दस्तावेज कहलाती है। उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल बताया, आपने देखा इसमें जो एक 6 नंबर का जोड़ा गया है कि अगर आप ईमेल द्वारा, सर्वर लॉग द्वारा, ये कंप्यूटर या लैपटॉप द्वारा अगर किसी भी प्रकार से मैसेज या वॉइस मेल भेजते हैं, ये भी एक दस्तावेज कहलाएगा। फिर हमने फैक्ट देखा, फैक्ट के अंदर हमने साबित ना साबित को देखा, तो अगर वही जो हमने वहां आपको बताया था कि अगर जो कोर्ट है किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करता है, और वो ये मानता है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी, जो प्रज्ञावान व्यक्ति भी है, वो भी ऐसे फैक्ट के अस्तित्व के बारे में विश्वास नहीं करेगा, तो ये मान लिया जाएगा कि ये न साबित नहीं हुआ है। साक्ष्य शब्द के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि एक कथन और एक सूचना कहलाती है, और ऐसी कथन और सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई हो, मौखिक साक्ष्य कहलाता है। दस्तावेजी साक्ष्य हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई दस्तावेज अगर न्यायालय के निरीक्षण में पेश की गई है, वो दस्तावेज कहलाएगी। फिर फैक्ट हमने आपको बताया, तो फैक्ट में हमने बताया कि कोई वस्तु या वस्तु की कोई अवस्था जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो रही है, या तो कोई मानसिक दशा जो भान हो रहा है, वो भी फैक्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको दृष्टांत बताया, किसी ने कुछ देखा, किसी ने सुना, अपने शब्दों द्वारा कुछ बोला गया, ये भी सब क्या है, ये एक फैक्ट है। फिर हमने विवादत तथ्य आपको बताया, तो विवादत तथ्य में हमने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा तथ्य है, चाहे वो अकेले हो या दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हो, और उसके बारे में अगर कुछ कोई उसके अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है या डिनाई करता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये विवादत तथ्य कहलाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि क्या कान ने खा की हत्या की, ये विवादित है। क्या कान ने खा की हत्या करने का आशय था, ये भी विवादित है। इसी तरह मैंने आपको दृष्टांत बताया। उसके बाद हमने बताया उदाहरणा कर सकेगा। अब यहाँ पे वही चीज जो हमने वहां आपको बताई थी, जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे न्यायालय ऐसे तथ्य के बारे में जिसमें न्यायालय विश्वास करता है और वो उसको पेश करता है कोर्ट पे, तो न्यायालय उसको तब तक उद्धारित मारेगा जब तक उसको वो क्या नहीं कर देता, साबित नहीं कर देता है। उसके बाद साबित तथ्य के बारे में बताया, तो साबित तथ्य के बारे में यही बताया कि न्यायालय उसको विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व है, या कोई प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसा विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व है। ठीक है। उसके बाद सुसंगत तथ्य हमने आपको बताया कि सिर्फ एक लाइन में इसको याद रखना है कि जब कोई ऐसा तथ्य दूसरे तथ्य से प्रकार जुड़ा हुआ है, सशक्त है, वो रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। उसके बाद उदाहरणा करेगा, हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है। बस आज की क्लास ये एविडेंस का है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो हमको मैसेज करेगा। और मेरी क्लास, एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब इसको मैं आपको बता दूं, 7 नवंबर से मेरी क्लास आप सबके नियर प्रयागराज में चंद्रा जुडिशियल क्लासेस में रेगुलर रहेगी। आप सब आइए, डेमो क्लासेस लीजिए और क्लास कंटिन्यू करिए। बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से रणनीति के साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।